अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट, फीडबैक, सजेशन से ज़रूर आगाह करते रहिए। कभी साइफ़र, कभी प्रोटेस्ट, कभी सोशल मीडिया, कभी इलेक्शंस, कभी कन्वेंशंस। इस मुल्क में हुक्मरानों के लिए तकरीबन हर वो चीज़ जो उनको सूट नहीं करती, वो कौमी सलामती के लिए ख़तरे का बायस करार दे दी जाती है। हालांकि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए रियल थ्रेट्स हैं, वो होती है बैड गवर्नेंस, वो होती है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, वो होती है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सियासतदानों के बिहेवियर जो आपस में जिस तरह से गुत्थम गुत्ता नज़र आते हैं, वो होते हैं जुडिशरी के एक्शंस, और वो एक्शंस जो कि हाईली क्वेश्चनेबल होते हैं। वो होती हैं पार्लियामेंट में कानून साजियाँ रात गए, जिसकी तहत आप और जिसके लिए आप जिस तरह से पैसे चलाए जाते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है, लोगों के ज़मीर का सौदा किया जाता है, लोगों को उनकी लॉयल्टी स्विच करने पर मजबूर किया जाता है। ये तमाम वो एक्शंस हैं कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा वाकई में एक ख़तरा उसके लिए साबित होती हैं, और ये बायस बनती हैं मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी की, और इंस्टेबिलिटी जिस तरह की इस वक्त नज़र आ रही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आप ये तमाम चीज़ें छोड़ के आज हमें एफसी, सिक्योरिटी इदारे, एक होटल के बाहर बंद कमरे में एक कॉन्फ्रेंस से, वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कौमी कॉन्फ्रेंस से ऐसे हमें खौफज़दा नज़र आते हैं, ऐसे इतने खाइफ नज़र आते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरे का बायस कैसे बन सकती है, मेरी समझ से बाहर है। ये मुल्क एक ऐसा मजाक बन के रह गया है पूरे दुनिया भर में कि जहाँ पे ग्लोबल हेडलाइंस हमें बनती हुई दिखाई दें कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के हवाले से है, जिसका एलामिया सामने आता है, तो उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती कि जिससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो ख़तरे का बायस हो। उसमें इलेक्शंस के हवाले से मांगा जाता है कि जी मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान का ज़िम्मेदार जो इलेक्शंस में धांधली है, उसके जो नताइज हैं उनको करार दिया जाता है। मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। ये मैं आपको नुकात पढ़ के बता रही हूँ इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसके। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। हम आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीन का खात्मा करने का मुतालबा करते हैं। जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है उसकी फस्तायत की वाज़ेह दलील जो तमाम एक्शंस हैं, आइनी इंसानी हुकूक की जो बेदरीग पामाली है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है, वो तमाम इन बातों का जिक्र है। इसके साथ साथ ही तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा इसमें किया जाता है। पीका तरामीम का खात्मे का मुतालबा किया जाता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में लोगों की शिकायत और शिकवों का जिक्र किया जाता है, और ख़ास तौर पर पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर अकॉर्ड के मुताबिक होने की डिमांड पेश की जाती है। मुल्क में मौजूदा बहरान का वाहिद हल फौरी जो शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस डिमांड की जाती हैं उसका इनकार डिमांड किया जाता है, और एक कौमी क़यादत जो अपने हालात और मामलात को पसे पुश डालकर एक कौमी डायलॉग पर के ज़रिए मुल्की मामलात को और मुल्क को मुस्तहकम करने की तरफ लेकर चलने के लिए लाहेमल बनाने पर ये जोर दिया गया है। ये है वो एलामिया। मतलब इसमें कहाँ नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, और क्यों हमारे हुक्मरान जो कि बहरहाल आके तो फोर फ्रंट पे ये कह रहे थे कि जी हम बिल्कुल कोई ऑब्स्टिकल इनके लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऑब्स्टिकल्स कौन क्रिएट कर रहा है वो सबको ही जानता है। आज शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं अता तारर साहब ने जिस तरह से कहा कि वो होटल जो है उनको बता दिया जाता तो वो इजाज़त लेकर दे देते। कहते हैं वही हम एफसी और जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार थे उनको हम बता रहे थे अता तारर के उस बयान के हवाले से, जिन्होंने उसको केटर ही नहीं किया। मैंने कहा शुक्र करें ये नहीं कहा कि कौन अता तारर। लिहाजा अब ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान में, किस तरह की एक इमेज पाकिस्तान की दुनिया भर में जा रही है। हम वाकई में एक संजीदा मुल्क नहीं लगते। आज वली अहद आए हैं अबू धाबी के पाकिस्तान में, और एट द सेम टाइम जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आईसीसी इवेंट भी पाकिस्तान जिसको होस्ट कर रहा है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि एक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उसके वो 2 रोज़ा उस इजलास 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस को इतना आपने मुश्किल बना दिया कि वो बेचारे वेन्यू के तलाश करते रहे, बुकिंग के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, उनको होटल मैनेजमेंट हाथ जोड़ दिए कि जी हम पर प्रेशर है। आप मतलब इस मुल्क का आपने क्या हाल बना के रख दिया है।
यहाँ पर ना कोई प्रोटेस्ट अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज कर सके, ना कोई कानून की हुक्मरानी की बात कर सके, ना कोई आइन की बालादस्ती की बात कर सके। और आइन को जिस तरह के एक लहूलुहान इस वक्त हालत में आइन को उड़ा के आपने फेंका हुआ है, जिस तरह से आपने उसका तमस्कर उड़ाया, और ये हुक्मरान हैं जिन्होंने आइन की जितनी बेइज्जती की है। वो आपको याद होगा अता तारड़ साहब का जो जेस्चर था माजरत के साथ आइन की किताब को हाथ में लेकर। सो वो मेरे ख्याल से ये अब जो अमली तौर पे हमें जो इक़दामात नज़र आ रहे हैं इनकम्बेंट्स के, मौजूदा हुक्मरानों के, वही एक जेस्चर मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं कभी सोचती भी हूँ उस तस्वीर के बारे में, वो तारड़ साहब की, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर इनको वाकई में उस आइन की आइन की उस हैसियत का या आइन की उस वैल्यू की समझ होती, तो मेरे ख़्याल से ये मुल्क के हालात इस वक्त बड़े मुख्तलिफ होते। मुल्क में एक एहतजाज से हुक्मरान खौफज़दा हो जाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस से लोग खौफज़दा हो जाते हैं, नेशनल डिस्कोर्स यानी कि कोई डिबेट ही अब इस मुल्क में होना मुश्किल कर दिया है। आपको अपनी प्लांटेड ऑडियंस चाहिए, आपको बंद कमरों में स्क्रीनिंग करवा के यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ चंद बच्चों के आगे, और जो कि आप एक प्लांटेड सवाल दे सकें। आपने एक बिल्कुल इस किस्म का एक मसनूई सा आपको एक माहौल चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से हम पहले भी बात मैं करती आई हूँ तवातर से, कि ये अब बहुत ही एक सफोकेटिंग सा माहौल आप बना रहे हैं अपने लोगों के लिए। और इससे मेरे ख्याल से इससे बाहर आने के लिए एक डायलॉग जिसके तरफ आज पुश किया गया है इस कॉन्फ्रेंस के एलामिया में भी, ये करना ये ज़रूरी है। पॉलिटिकल जो आपकी एंटिटीज़ है, जो पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, सबको, और मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात को बार बार दोहराती हूँ और सराहती भी हूँ कि जहाँ पर वो ख़ुद भी ये बात कहते आए हैं, और ये उस वक्त भी बात कहते थे कि जब वो अपोजिशन में थे, कि पावर स्ट्रक्चर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे होके ये मामलात को आगे लेकर बढ़ना है। और सारों को, मतलब अपने इक़्तिदार की आप लालच या हवस ना रखें अपने दिल में, क्योंकि ये इक़्तिदार जो है, ये आपको वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो खबरें गर्म हैं वो यही हैं कि जो इनकी जो पावर शेयरिंग डील है, वो जो फॉर्मूला है और वो जो अग्रीमेंट इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, वो कोई 2.5 साल भी नहीं, वो 3 साल 2 माह इस तरह के अरसा है जो ईच यानी कि हाफ टर्म दोनों को गारंटी किया गया है। और इसी के मुताबिक अब हम यही देखेंगे कि कोई 7-8 माह के करीब अब बातें की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अब सिर्फ उनकी हुकूमत के 7-8 माह रह गए हैं। सो थिंग्स सीम टू बी कमिंग टू एन एंड फॉर PMLN गवर्नमेंट। लेकिन PMLN के बाद अब पीपल्स पार्टी टेक ओवर करेगी। बिलावल साहब को आप वजारत उज़्मा की जानिब बढ़ते हुए देखेंगे, और सदर साहब अपना जो स्लॉट है वो विकेट करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, वो सदर मुमलिकत का जो उनकी पोजीशन है। सो ये एक अग्रीमेंट के तहत अब आगे जा रहे हैं। और ये जो 3 साल 2 माह का अरसा है, ये अगेन अगर इसकी कैलकुलेशंस देखें तो ये कैलकुलेशन PDM के पहले दौर से स्टार्ट होती है, जब शहबाज शरीफ साहब का PDM 1 यानी कि PDM का पहला दौर, उसमें शहबाज शरीफ साहब का जो टेन्योर था, और फिर ये दूसरा अब जो इन्होंने आगाज़ किया है गुज़िश्ता साल से, उसका 1 साल मुकम्मल हो चुका है। सो यानी 1 साल 4 माह PDM के पहले दौर का शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म, और अभी 1 साल, तो तकरीबन कोई 2.5 साल का अरसा शहबाज शरीफ साहब का हो चुका है। और लगभग कोई अब मज़ीद इसमें आप मंथ्स ऐड कर लें, जो 3 साल 2 माह का एक अरसा, इन दोनों को हाफ टर्म्स गारंटी किए गए हैं, और दोनों पार्टीज़ ने अग्री किए हैं इस पर। तभी आप देखते हैं कि सदर मुमलिकत कहते हैं हमारी मजबूरी है इनके साथ चलना। बहुत शिकवे गिले सामने आ रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही आर्टिफिशली अब हमें एक मोड में नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बहुत ही आर्टिफिशियल गिले हैं, क्योंकि अगर तो आपके वाकई में गिले होते तो फिर आपके 100% वो गिले ऐसे नज़र आते कि आप आइदर हुकूमत में नहीं होते, आप अपोजिशन बेंचेस में होते, या आप अपनी हुकूमत बनाने के लिए मनूवरिंग कर रहे होते। आप ये नहीं कहते कि जी हम हुकूमत में हैं भी लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं, हमारे बड़ी ग्रीवेंसेस हैं, और जी हमें इंतज़ामी मामलात में हमारे साथ कोई बात नहीं की जाती, हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, और हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारे मामलात। आप इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ, बहुत ही इक्वली मेरे ख्याल से ये इसमें बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ इस पूरे इस अरसे में। और जितनी नाकामियां हैं इस फेल्ड गवर्नेंस में जो आती हैं, तमाम नाकामियां ये पीपल्स पार्टी के भी खाते में उतनी ही आती हैं जितनी PMLN, क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे तो सारा मलबा नून लीग पर आता है, लेकिन नून लीग
के ऊपर अकेला नहीं जाना चाहिए, ये नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी उतनी ही शराकतदार है। पाकिस्तान की जो तनज़्ज़ुली की बात हो रही है और कि उसकी तनज़्ज़ुली की जो नई रेटिंग है वो उसका मैं रील को एक हवाला देती चलूँ। वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस के नाम से, वो ग्लोबल फ्रीडम के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से वो अपनी रिपोर्ट शाया करती है और अब उसके हालिया रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। पार्टली फ्री कहा गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रैंकिंग्स, चाहे वो सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हों। आप सिविल लिबर्टीज़ तो आपको पता है इस मुल्क में कितने दी जा रही हैं, ग्रांटेड हैं लोगों को। और पॉलिटिकल राइट्स भी आपको पता है ओपोनेंट्स के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। सो पॉलिटिकल राइट्स और सिविलियन लिबर्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद 3 दर्जे कम हुई है। पीपल एक्सपीरियंस्ड डिटेरियोरेशन इन द पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़ इन 60 कंट्री, 60 ममालिक का ये डेटा दिया गया है और इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 34 ममालिक में आए हैं। जो कुछ हालात वैसे हमें नज़र आ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 साल से, 3 पॉइंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा हाथ हौला रखा गया है। 3 पॉइंट्स शायद खकर अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे तो 30 पॉइंट्स होना चाहिए थे, 3 पॉइंट्स कैसे गिरी है? क्योंकि आप ना तो यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ हैं, ना लोगों को एहतजाज का हक दिया जा रहा है, लोगों पे लाठी चार्ज की जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों के घरों में घुसा जाता है, छापे मारे जाते हैं, बगैर वारंट्स के लोगों के घरों में घुस के उनको उठाया जाता है, उनको अबडक्ट किया जाता है। और जिस तरह से लोगों को टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है, वो सबके सामने है। तो तनज़्ज़ुली की जो रेटिंग है उस पर हमें इतना सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कसर नफसी से काम इन्होंने लिया है, ये हाथ हल्का रखा है। इससे कहीं ज़्यादा आपकी एक कंडीशन डिटेरियोरेट होते हुए इस मुल्क में नज़र आ रही है, विच इज़ अलार्मिंग, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जहाँ पे कॉर्नर किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बजाय इसके कि उनको इंगेज किया जाए, उनके साथ मामलात गुफ्त शनीद के साथ आगे बढ़ाई जाए और फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा। ये जो पॉलिटिकल एक पार्टीज़ का बिहेवियर भी नज़र आ रहा है ना, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ हो, चाहे वो हुकूमती इस वक्त जो जमात है और हुकूमती इत्तेहाद है उसमें जो सियासी जमातें हैं, बिहेवियर में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कॉर्नर करने के बजाय आप और जहाँ पे मैं बात कही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो कि बड़ी कहती थी कि हम अपने ओपोनेंट्स के साथ को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो उस मतलब आप इमेजिन करें जिस स्केल से किया जा रहा है और बज़ाहिर इनको लग रहा है कि वो एक मुसलसल शायद इक़्तिदार में रहेंगे और इक़्तिदार की हवस में अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो माज़रत के साथ, लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगती। तो आज कैबिनेट की एक्सटेंशन हुई है, 1 साल पार्लिमानी साल जो है वो मुकम्मल हुआ है और कैबिनेट एक्सटेंशन में कमाल ही कर दिया। जिस किस्म की जो शाहाना इस वक्त एक लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट कर रहा है इस मौजूदा हुकूमत का, आप इमेजिन करें मतलब ऑस्टेरिटी के इतने दावे, इतनी बातें और मुल्क मकरूज़ है, IMF जो है वो नाक से लकीरें निकलवा रहा है, अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए क्वेश्चन बनी हुई है, हमारा मुल्क जो है वो रोल ओवर्स के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है। इस वक्त हाल ये है कि आपने कोई 13 नए फेडरल मिनिस्टर्स ऐड किए हैं कैबिनेट में, 11 वज़राए मुमलिकत यानी स्टेट मिनिस्टर्स, 3 मुशीरान को शामिल किया। उन मुशीरान में बाय द वे परवेज़ खटक साहब भी है। अब ये वो परवेज़ खटक साहब थे कि जो कि आपको याद होगा पिछले साल इलेक्शन से पहले वो दावा करते थे कि वो CM बन रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सो परवेज़ खटक साहब अब और लॉयल्टीज़ तो फिर ना ही पूछें, कहाँ कहाँ से उनका सफ़र नहीं शुरू हुआ। PTI में ही उनको रिकग्निशन मिली बहरहाल, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक ख़ुद की बस चलाने की सोची PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, और उसके बाद फिर अब वो आ गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुशीर के तौर पर। और उस पर इख्तियार वली साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान हैं, वो बड़े नाला नज़र आए। उनकी टाइमलाइन आज बड़ी अफसरदा नज़र आ रही थी क्योंकि वो बड़े TV टॉक शोज़ में बड़ा आउटराइटली नून लीग को, अपनी जमात को डिफेंड करते हुए नजर आए। तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है जितना वो एडवोकेट कर रहे थे इस पूरे अरसे में। और उन्होंने एक ट्वीट, उन्होंने शेर भी ट्वीट किया, शेर भी ज़रा देख लीजिए अपने स्क्रीन पे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ खटक साहब से मुखातिब होकर एक उन्होंने वो किया, ट्वीट किया कि तुम्हें मैं असेंबली में और असेंबली से बाहर मालम जब्बा BRT और बिलियन ट्री पर बहुत सताया रुलाया है। आज के बाद ये दाग समझ लो धुल गए हैं। अपनी लंबी लंबी तकरीरें वापस पी नहीं सकता, वरना शायद पी लेता। परवेज़ खटक को कौमी मुजरिम समझता था, इसलिए कहता रहता था। सो इख्तियार वली साहब थोड़े, ज़ाहिर है मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी डाउन साउंड कर रहे हैं, लेकिन
انہوں نے ایک تقریر بھی اپنی شیئر کی اپنے ٹائم لائن پہ، ان کو کیبنٹ میں انکلوڈ نہیں کیا گیا، اور کیبنٹ میں جن جن کی انکلوژنز ہوئی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اب اس میں ایک نام ایسا بھی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، مبارک زیب، وہ بھی ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹس، 4 اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر ایڈ ہوئے ہیں جی، اور 3 جس طرح میں نے کہا ایڈوائزرز ہیں، اور بقایا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو منسٹرز کی جو فہرست ہے، فیڈرل منسٹرز ہے، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، اورنگزیب خان کھچی۔ اب یہ اورنگزیب خان صاحب وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اس کی حمایت میں ووٹ دیا، اور آپ کو یاد ہوگا نومبر میں یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی میں اللہ کے ناموں کے نیچے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے تباہ کر دیا جائے کہ میں نے پیسے لیے ہیں۔ سو یہ بات برملا کہتے آئے، سو پیسے تو بالکل نہیں لیے تھے، بات تو سچ کر رہے تھے، لیکن وزارت بہرحال ان کو مل گئی۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی آئی کہ جی ان کو بہت کچھ گارنٹی کیا گیا ہے، بہت کچھ آفر کی گئی ہے، سو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان سب کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کہ آسٹیرٹی پہ بڑا فوکس کرتی ہوئی آئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے قبل ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے وہ جو ہیڈ کرے تھے کمیٹی کو، رکن تھے بڑے اہم، انہوں نے وہ مستعفی ہوئے تھے، وہ آسٹیرٹی کے حوالے سے کمیٹی تھی، اور کیسر بنگالی صاحب نے کہا تھا اتنے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ڈس فنکشن ہے، کام نہیں کرتے، لیکن آ رہے ہیں اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان آرگنائزیشنز کو، ان ڈپارٹمنٹس کو۔ تو اور کیا قباحتیں تھیں، انہوں نے تو بیچارے نے رپورٹ بنا کے دے دی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر لیا، ہاتھ جوڑ لیے کہ وہ ایسے نہیں چلا سکتے معاملات۔ اس وقت انہوں نے ریزائن کیا تھا ایسے وقت میں کہ جہاں پر انہوں نے فیل کیا کہ یہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ سیریس ہی ان کو نہیں لینا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب کی آج جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ ان کا پیغام وہ دے دیں، آپ کو اسمبلیوں سے باہر آنا ہوگا، اور آپ یہ فارم 47 کی جو اسمبلی ہے اس سے باہر آئیں، اور آپ اپنی فارم 45 کی اسمبلی باہر بنائیں، اسمبلی کے باہر اسمبلی، اور جس کو اسپیکر اسد کیسر صاحب جو ہے وہ لیڈ کریں گے، اسپیکر اس اسمبلی کے۔ فارم 45 کی اسمبلی، فارم 47 کی اسمبلی کے باہر یہ ہوگی، اور یہ میرے خیال سے ایک سمبولکلی، اور آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں یا کسی کے ڈرائنگ روم وغیرہ میں یہ سب وہاں سے بیٹھ کے روزانہ اسپیچز ہوں گی، اور ریزائن پرہیپس نہیں ہوگا، کیونکہ ریزائن کرنے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی پہلے بھگت چکی ہے، لیکن اس وقت یہ ڈیسیشن جو ہے وہ کس حد تک قابل عمل ان کے لیے ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کیا عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ایک آفر ہوگی۔ اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ اور ہم سب کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ خفیہ اور نہ ہی کوئی پبلک انگیجمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف اگین ان کی طرف ان کے تو ویسے بھی اوپر کافی ایک لیک آف کمٹمنٹ کا چارج ایڈ کیا جاتا ہے، اور یہ کیا وہ ضمانت دے سکیں گے، کیا وہ گارنٹی دے سکیں گے، کیونکہ کافی ان کے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں یا روابط میں رہتے ہیں، سو کیا وہ انگیج نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب بھی خود بھی ریلائی کرتے ہیں، انہوں نے کہا جس کے پاس اختیار ہے اس سے مذاکرات ہوگی، اسی سے بات ہوگی۔ سو لیٹس سی کہ کس طرح سے معاملات آگے آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوتے ہیں۔ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سجیشن سے آگاہ کریں۔